वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट का जो मेंस का एग्जाम होने वाला है उसके क्वेश्चन। दोस्तों, यह अंतिम प्रहार का हमारा पहला सेट है और इसी तरह का हम एग्जाम से पहले आपको 8 सेट करवा देंगे जो कि 100 क्वेश्चन का होगा, यानी कि 800 क्वेश्चन। इन 800 क्वेश्चन से आपके एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग 40 नंबर में से आपको 35 मार्क्स तक इन्हीं वीडियो से मिल जाएंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ऋग्वेदिक काल में अन्याय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो दोस्तों, इसका प्रयोग जो किया गया था यह किया गया था गाय के लिए। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। यहाँ पे इसका व्याख्या आप देखेंगे, ऋग्वेद में गाय को अध्यया ना मारने योग्य कहा गया है। दोस्तों, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, आपके जो एग्जाम में व्याख्या है हमारे द्वारा लाया गया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इसलिए व्याख्या को आप खुद से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य शासन में सीतान अध्ययन का क्या कार्य था? तो दोस्तों, इसका कार्य था राजकीय भूमि का अध्ययन करना, इसका मुख्य कार्य था। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप व्याख्या देखेंगे, मौर्य काल में राजकीय कृषि भूमि से प्राप्त आय की देखरेख सीता अध्ययन करता था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो दोस्तों, वह है माही नदी। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान और गुजरात होते हुए अरब सागर में गिरती है और कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित है प्रशांत महासागर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट के पास प्रशांत महासागर में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रणाली है। दोस्तों, इस सेट में हमारे द्वारा 100 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आपके 100 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही होते हैं ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, सही और गलत दोनों ही। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आज हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, यानी ऑप्शन नंबर 1। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसकी अध्यक्षता जो किया गया था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी के द्वारा किया गया था। दोस्तों, ये जो व्याख्या है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए व्याख्या को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। राष्ट्रपति का पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो है यह अनुच्छेद 61 के तहत रखा गया है। इस प्रश्न में आप व्याख्या देखेंगे कि संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि आयात और निर्यात बंद रहना, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व से कोई व्यापारिक संबंध नहीं होता है उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ था? तो दोस्तों, यह लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, यानी जीएसटी जो लागू हुआ था वह डेट की बात कही जा रही है, तो यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। यह 200% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो दोस्तों, ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक स्टील यानी ठोस में होती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ध्वनि ठोस में सबसे तेज, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे धीमी चलती है। निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है, ये आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है,
नाभिकीय रिएक्टर में मंदन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें जो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह भारी जल यानी D2O का प्रयोग किया जाता है, डिटोरियम ऑक्साइड का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मंदक का कार्य न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का समान पीएच मान कितना होता है? यहाँ पीएच स्केल पर मान पूछा जा रहा है मानव शरीर का। तो दोस्तों यह होता है 7.35 से 7.45, जिसको 7.4 लिया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे मानव रक्त थोड़ा क्षारीय होता है, ये भी आपको याद रखना है, थोड़ा क्षारीय, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो दोस्तों उस गैस का नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान बाहर निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, इससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, पौधे CO2 लेते हैं और जल के प्रकाशीय अवघटन से ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है दोस्तों यह है जलवायु परिवर्तन यानी ग्लोबल वार्मिंग से। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1997 में हस्ताक्षरित यह संधि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, यह क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यह था मजरूल हक के द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना में असहयोग आंदोलन के दौरान यह कांग्रेस का प्रमुख केंद्र था, यह भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों यह 2.86% है, ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड फैक्ट आप यहाँ पे देखेंगे, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। हो सकता है आपके एग्जाम में टोटल क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गुप्त काल के सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था, ये आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद यह मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? तो दोस्तों यह क्या कहा गया है? अनुच्छेद 32 को यानी कि 32 को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कहा गया था, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यहाँ ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह एक कार्बनिक अम्ल है जो खट्टे फलों में होता है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो दोस्तों उस जिला का नाम है पटना। पटना में जो है गंगा नदी सबसे लंबी है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है, इसीलिए यह बिहार में सबसे ज़्यादा पटना में बहती है। हमारा अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो दोस्तों सती प्रथा का अंत जो किया गया था ये मेनली रूप से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था, और इसमें राजा राम मोहन राय ने सहयोग दिया था, ये सही बात है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि
1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा का पर प्रतिबंध लगा दिया था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रियासतों के एकीकरण के कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष और बिस्मार्क कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो दोस्तों आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है वह है छोटी आंत, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण यहीं होता है, छोटी आंत में ही, ये आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन बनकर आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो उस ग्रह का नाम है मंगल। मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 के तहत भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है और इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ये आपको याद रखना है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों यह पारित किया गया था 1918 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह के बाद चंपारण एग्रीयन एक्ट 1918 में पारित हुआ, जिससे तिनकठिया प्रथा समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? तो दोस्तों यह होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण अपवर्तन की घटना होती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी गति जो है बदल जाती है, जिससे वह मुड़ जाता है। इसी घटना को अपवर्तन की घटना कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होता है कृषि और पशुपालन, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में वे गतिविधियां आती हैं जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 22 मई को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जैव विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो दोस्तों मौर्य वंश के बाद जो है इसमें शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ था। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मौर्य वंश का शासक जो था बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन के कहलाता है या के नाम से जाना जाता है? तो वह हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे यह एक एड्रेनलिन ग्रंथि से निकलती है और आपातकालीन स्थिति में शरीर को तैयार करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों उस राज्य का नाम है गुजरात। गुजरात जो है भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता किस समिति की सिफारिश पर मिली थी? तो दोस्तों वह समिति का नाम है LM सिद्धवी समिति। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि LM सिद्धवी समिति 1986 ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की पुरजोर सिफारिश की थी। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि
ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो दोस्तों वह गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, यह सूर्य की गर्मी को रोककर पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का तारापुर हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो बिहार का तारापुर हत्याकांड जो हुआ था दोस्तों, यह हुआ था 1932 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 15 फरवरी 1932 को मुंगेर के तारापुर में पुलिस की गोलीबारी में कई स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात कही जाए तो वह है फीमर, जांघ की हड्डी, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, कान की हड्डी होती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि फीमर शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष जो होते हैं दोस्तों, वह होते हैं आरबीआई के गवर्नर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एमपीसी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर तय की जाती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? तो दोस्तों उस विटामिन का नाम है दोस्तों विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विटामिन B1 को ही थायमिन की भी कहा जाता है, इसी की कमी से बेरी रोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो दोस्तों यह होता है उत्तर पश्चिम बिहार, रोहतास और भोजपुर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सोन नहर प्रणाली के कारण रोहतास और भोजपुर क्षेत्र के में नहरों द्वारा सिंचाई प्रमुख रूप से होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य की नीति निर्देशकता तो संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों वह भाग का नाम है भाग 4। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हेतु डीपीएसपी दिए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो दोस्तों ओजोन परत जो है यह पाया जाता है समताप मंडल में, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि समताप मंडल में ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्र आय का आकलन भारत में कौन सी संस्था करती है? तो दोस्तों यह कहा जाता है CSO, जो कि अब NOSO हो गया है, ये आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है। हमारा अगला प्रश्न है कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो दोस्तों उस ग्रंथि का नाम है प्यूटरी ग्रंथि, यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, यह अन्य ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो अकबरनामा के लेखक जो थे दोस्तों यह थे अबुल फजल जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल का अधिकारी इतिहास है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पुष्प की बात की जा रही है तो वह है गेंदा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गेंदा बिहार का राजकीय पुष्प है। हमारा अगला प्रश्न है हवाओं का वेग मापने वाले यंत्र को क्या कहलाता है? तो हवाओं के वेग को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है
एनीमोमीटर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एनीमोमीटर हवा की गति और दिशा मापता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ था दोस्तों, यह हुआ था 1951 से 52 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक हुई थे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो वह अनुच्छेद 44। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डीपीएसपी के अंतर्गत आता है और नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने का निर्देश देता है। यह भाग 4 में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था बांकीपुर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उन्होंने 1897 में कैथोड किरणों के प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था? तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो दोस्तों यह दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इंदिरा गांधी के समय 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि टाइगर स्टेट के रूप में किस राज्य को जाना जाता है? तो दोस्तों यह जाना जाता है मध्य प्रदेश को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या होने के कारण इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी यह हुआ था बोध गया में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें बुद्ध हस्त प्राप्त हुआ था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो यहाँ हृदय की धड़कन की बात कही जा रही है दोस्तों, तो यह नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि पोटेशियम हृदय की मांसपेशियों के संकुचन और धड़कन को नियंत्रित करने में सहायक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1882 में रिपन संकल्प को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कैमूर का पठार जो स्थित है यह स्थित है चूना पत्थर के लिए। हमारा अगला प्रश्न है कि उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखिएगा, कैमूर का पठार अपनी सीमेंट ग्रेड से चूना पत्थर के भंडारों के लिए जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट तूफान का संकेत देती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों यह हुआ था 1885 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ह्यूम के प्रयासों से 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो है यह मुख्य रूप से तांबा और जस्ता का अयस्क है, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का लोकसभा प्रतिनिधित्व कितना है? तो बिहार का लोकसभा प्रतिनिधित्व जो है वह है 40, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार में लोकसभा की सीटें 40 है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य यानी मछली उत्पादन से। हमारा अगला प्रश्न है कि
नीली क्रांति का उद्देश्य मछली और समुद्री उत्पादों को बढ़ावा देना है। हमारा अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार की बात कही जा रही है तो ये भाग 3 में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है। हमारा अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है दोस्तों यह है नाभिकीय संलयन। हमारा अगला प्रश्न है कि इससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, सूर्य और तारों में हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं जिससे ऊर्जा निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल जी, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गोपाल ने 750 ईस्वी में पाल वंश की नींव डाली थी। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो होता है दोस्तों यह अस्थि मज्जा में होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वयस्क अवस्था में आरबीसी अस्थि मज्जा में बनते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के दौरान क्या होता है? तो मुद्रास्फीति के दौरान जो होता है दोस्तों वह होता है मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तु की कीमतें बढ़ती है, ये होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि महंगाई में क्रय शक्ति कम हो जाती है और कीमतें बढ़ जाती है। बिहार में सोन नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो बिहार में सोन नदी का उद्गम जो होता है दोस्तों यह होता है अमरकंटक में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अमरकंटक यानी कि मध्य प्रदेश से निकलकर यह बिहार में प्रवेश करती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत जो आया था दोस्तों 1928 में वो आया था, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, साइमन कमीशन भारत में भारी विरोध हुआ था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश किसकी इकाई है? तो प्रकाश जो इकाई है दूरी की, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो दोस्तों यह होता है आंवला। आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। सभी खट्टे फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है राज्यसभा को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह मकबरा अपनी वास्तुकला और झील के बीच स्थित होने के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, इतिहास बीएस स्मिथ ने उनकी विजयों के कारण उन्हें यह उपाधि दी थी। हमारा अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वह है क्षोभ मंडल। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मौसम संबंधित सभी घटनाएं बारिश बादल इसी परत में होती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में तिलहड़ कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो दोस्तों तिलहड़ कुंड की बात कही जा रही है तो यह स्थित है कैमूर जिला में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह कैमूर जिले में स्थित है, यह एक पर्यटन स्थल है, यह भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? तो दोस्तों यह मापी जाती है रिएक्टर स्केल पर, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि
आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ आर्य समाज की बात कही जा रही है, तो इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1875 में बम्बई में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान जो होता है सेंटीग्रेड में बोला गया है, तो यह होता है दोस्तों 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और फ़ारेनहाइट की बात कही जाती तो 98.6 फ़ारेनहाइट होती, जो कि यहाँ पे हमारे द्वारा दिया गया है व्याख्या में। हमारा अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप जो स्थित है दोस्तों, यह स्थित है एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसे सम्राट अशोक ने बनाया था। हमारा अगला प्रश्न है योजना आयोग यानी अब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है यह होता है प्रधानमंत्री जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शौक कोसी नदी को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अपने मार्ग परिवर्तन और बाढ़ के कारण इसे बिहार का शौक कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है दोस्तों, यह लिया गया मुंड उपनिषद से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु जो बोला गया है दोस्तों, इसमें से लिथियम जो है सबसे हल्की धातु होती है, और सबसे भारी धातु जो होती है वह होती है ओस्मियम। लिथियम सबसे हल्की धातु और सबसे हल्का तत्व भी है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न जीएसटी काउंसलिंग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी काउंसलिंग के अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा वर्णक मदद करता है? तो दोस्तों इसमें जो वर्णक मदद करता है वह है क्लोरोफिल। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। हमारा अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी दोस्तों यह थी पाटलिपुत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसे वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है? तो इंसुलिन का स्राव जो होता है दोस्तों यह होता है अग्नाशय में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में इंसुलिन निकलता है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो दोस्तों यह मिला था 1975 को। हमारा अगला प्रश्न है कि 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शुष्क वन अनुसंधान संस्था जो स्थित है यह स्थित है जोधपुर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसे AFRI यानी एयर्ड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च जो शुरू हुआ था दोस्तों यह शुरू हुआ था 1930 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा शुरू की थी। हमारा अगला प्रश्न है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हीरा कार्बन का एक अपरूप और सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो दोस्तों अनुच्छेद 368 का जो संबंध है वह है संविधान संशोधन प्रक्रिया से। हमारा अगला प्रश्न है कि संसद को संविधान के संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 से मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष जो है यह पीपल है, क्योंकि बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हमारा इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि पीपल बिहार का आधिकारिक रूप से राजकीय वृक्ष है। हमारा अगला प्रश्न है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री जो कहा जाता है दोस्तों यह कहा जाता है
राइबोसोम को, यानी ऑप्शन नंबर बी को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राइबोसोम की ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है अहमदाबाद को, यानी ऑप्शन नंबर बी को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वस्त्र उद्योग की अधिकता के कारण इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो दोस्तों इस सेट का 100 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है और इस सेट से आपके एग्जाम में 5 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो दोस्तों यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।